बेटा आपने पढ़ा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय लिक्वेशन मेथड। वो कब अप्लाई करते हैं, याद करना, जहाँ मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, टिन लैंड के लिए अप्लाई करते हैं। डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो। जोन रिफाइनिंग सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक, और क्या पढ़ा था उसमें, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में निकल के लिए अप्लाई करें तो मोन्स प्रोसेस, और जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए अप्लाई करें तो बेटा जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए अप्लाई करें तो कौन सा था, वैन आर्कल्स प्रोसेस। ठीक है, नो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मेटल्स कौन कौन से, लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिरकोनियम सॉरी ये क्रोमियम, दी आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इनके लिए अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, कैसे रिफाइनिंग की जाती है इसके थ्रू। जो भी मेटल रिफाइन करना है, जैसे हमें करना है मान लीजिए रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग करनी है, तो जो इम्प्योर मेटल है उसकी बना दीजिए ये रोड। ये क्या है, इम्प्योर मेटल। ठीक है, इम्प्योर मेटल, एंड दैट शुड बी एक्ट एज एनोड। इसे बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए विद पॉजिटिव टर्मिनल, तो दिस इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज एनोड। ध्यान सुनना, और जो मेटल अपने को प्योर कर रहे हैं उसी की ऑलरेडी प्योर फॉर्म जो अपने पास अवेलेबल है, मान लीजिए रिफाइनिंग कर रहे हो एल्यूमिनियम की, तो ये इम्प्योर एल्यूमिनियम एनोड और प्योर एल्यूमिनियम कैथोड। प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, कैथोड। अगर रिफाइनिंग कर रहे हो कॉपर की तो इम्प्योर कॉपर एनोड और प्योर कॉपर कैथोड। रिफाइनिंग कर रहे हो सिल्वर की, इम्प्योर सिल्वर एनोड और उसी की प्योर फॉर्म प्योर सिल्वर एक्ट करेगा एज ए कैथोड। तो जो मेटल रिफाइन करना है उसको एज ए एनोड और उसी की प्योर फॉर्म को ले लीजिए एज ए कैथोड, कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक है, एंड दीज आर सस्पेंडेड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे रिफाइनिंग कॉपर कर रहे हैं तो सस्पेंडेड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट या फ्री कॉपर एंड सल्फेट आयन है। कैसे होगी रिफाइनिंग, कैसे होगा प्रोसेस स्टार्ट, एनोड पे क्या होता है बेटा, प्रोसेस ऑक्सीडेशन, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो जो ये इम्प्योर मेटल है ये एज ए एनोड एक्ट कर रहा है यहाँ पे, इस मेटल का क्या होने लग जाएगा, ऑक्सीडेशन। दिस मेटल ऑक्सीडाइज टू मेटल आयन। बेटे चार्ज +1 आएगा, +2 आएगा, +4 डिपेंड करेगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, कॉपर तो कॉपर से कॉपर डाई पॉजिटिव, अगर सिल्वर है तो सिल्वर से सिल्वर मोनो पॉजिटिव। तो मैंने ऐसे कोई जनरली मेटल ले लिया M, तो मेटल है, मान लीजिए यहाँ पे अपना कोई मेटल है M और उसी प्योर फॉर्म क्या है, कैथोड। ठीक है, तो एट एनोड ऑक्सीडाइज हो गया। जब मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो ये मेटल आयन आ जाएगी सॉल्यूशन में। तो बेटा यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो अगर कोई मेटल से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटी है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो मेटल ऑक्सीडाइज होके आएगा, साथ साथ उस मेटल से जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो भी ऑक्सीडाइज होके आ जाएगा। ये रोड टूटते जाएगी, मेटल ऑक्सीडाइज होके मेटल आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जा रहा है। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटी है वो आती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे इकट्ठा होता जाएगा वो जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, और ऑक्सीडाइज कौन नहीं होगा, जो मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे नीचे क्या रहेगी बेटा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटी। किससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस मेटल की आप रिफाइनिंग कर रहे हो उस मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सिल्वर रिफाइन कर रहे हो तो सिल्वर और सिल्वर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो आगे सॉल्यूशन में, और जो सिल्वर से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे रह गए। इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसे, एनोड मड। पूछ लिया जाए कि एनोड मड व्हाट टाइप ऑफ इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट, तो बता दीजिए कि एनोड मड में बेटा क्या प्रेजेंट होती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटी। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे रह जाएगा। ठीक, नाउ एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होने लग जाएगा रिडक्शन। अब आप ये बताइए विच इजिली अंडरगो रिडक्शन, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज होके आ गया और मेटल से जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटी वो भी आ गई। अब बेटा ये मेटल भी इस तरफ कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटी है वो भी इस तरफ आना चाहेगी। तो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्योरिटी या मेटल,
तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बजाय बेटा जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इजीली अंडर प्रोडक्शन, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बजाय ये मेटल आयन प्रेफरेंसली यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, रिड्यूस। दिस मेटल आयन एट कैथोड अंडरगो रिडक्शन एंड वी गेट प्योर मेटल। यहाँ पे डिपोजिट होता जाएगा मेटल, मीन्स जो भी मेटल है, कॉपर वगैरह जो भी। तो क्या हुआ यहाँ पे, इम्प्योर मेटल की बनाई एनोड, उसकी प्योर फॉर्म की बनाई कैथोड। एनोड से मेटल ऑक्सीडाइज होकर मेटल आयन की फॉर्म में आया और कैथोड पे मेटल आयन जाके रिड्यूस हो गई। तो बेटा एनोड पे जो मेटल था वो सारा का सारा मेटल कैथोड के पास पहुंच गया, यहाँ पे कैथोड पे आ गया। होल ऑफ द मेटल ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस इम्प्योर रोड टू प्योर, यहाँ पे आ गया। लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी वो तो रह गया पे सॉल्यूशन में, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी वो ऑक्सीडाइज नहीं हुई। बात समझ रहे हो, मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, मेटल से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो ऑक्सीडाइज हुआ, पर रिड्यूस कौन हुआ, मेटल। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था वो तो यहीं पे रह गया, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव था वो ऑक्सीडाइज हुआ नहीं, वो यहाँ पे एनोड मड में रह गया। तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जब मेटल की रिफाइनिंग करते हो तो इम्प्योरिटीज कहाँ रह जाती हैं, तो जो मेटल से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी वो तो रह जाती है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, कि ऑक्सीडाइज होके आ गई हो मेटल से पहले, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी जो ऑक्सीडाइज हुई नहीं वो रह गई एज ए एनोड मड। अब एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस वी अप्लाई दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉर द कॉपर। मान लीजिए हम कॉपर को रिफाइन करना चाहते हैं, कॉपर को रिफाइन करना चाह रहे हैं, ये है कॉपर इलेक्ट्रोड और ये इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, एंड दिस वन एक्ट्स एज एनोड, ठीक, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इसी मेटल की ये प्योर फॉर्म ले ली, ये क्या ले लिया हमने, प्योर कॉपर, एंड दिस वन एक्ट एज कैथोड, इसको नेगेटिव। ये पॉजिटिव रोड है और ये नेगेटिव, and these suspended into the solution of copper sulfate, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया आपने, ठीक है। जैसे सिल्वर लें तो यहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड तो ले मत लेना, सिल्वर क्लोराइड तो बेटा प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, वो तो लेस सोल्यूबल है। तो सिल्वर क्या अगर रिफाइनिंग करनी है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें। अगर रिफाइनिंग एल्यूमिनियम ही करनी है तो एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले लें, ठीक है। तो कॉपर की रिफाइनिंग करना तो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करते हैं। क्या होगा, एट एनोड मेटल अंडर ऑक्सीडेशन, तो कॉपर अंडर ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। अब मान लीजिए बेटा कॉपर में इंप्योरिटी, ध्यान सुनना, मान लीजिए कॉपर में इंप्योरिटी प्रेजेंट है, लेट अस निकल इंप्योरिटी प्रेजेंट है, जिंक की इंप्योरिटी है। तो अगर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो कॉपर से भी पहले ये निकल और जिंक भी तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन में निकल आयन भी आ गई, जिंक आयन भी आ गई। कॉपर तो ऑक्सीडाइज होके आया है, जो कॉपर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो भी आ गए यहाँ पे, कॉपर ऑक्सीडाइज होता गया, जो इससे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो भी ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे आ गया। अब बेटा जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ वो कौन, कॉपर से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो सारा नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ठीक है। ये नीचे क्योंकि रोड टूटते जाएगी कॉपर आयन की फॉर्म में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी यहाँ पे आते जाएंगे, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये जैसे मान लीजिए सिल्वर है जो इम्प्योरिटी यहाँ प्रेजेंट है, या प्लेटिनम है जो इम्प्योरिटी यहाँ प्रेजेंट है, टेल्यूरियम है या फिर एज ए इम्प्योरिटी, तो ये इम्प्योरिटी आ रह जाएगी। इस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, एनोड मड। ये कौन है, जो मेटल उससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पूछ लीजिए एनोड मड कंटेन्स विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, तो मेटल जिसको आप रिफाइन कर रहे हो उससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। नाउ एट कैथोड, अब बताओ, अब एट कैथोड सॉल्यूशन में निकल आयन भी है, सॉल्यूशन में जिंक आयन भी है। एट कैथोड विच प्रेफरेंस रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसके साथ है, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, कॉपर आयन, निकल आयन या जिंक आयन। मैं इनके पोटेंशियल्स लिख दो, अगर पोटेंशियल आपको दे रखे हो तो कॉपर आयन की कॉपर में रिड्यूस होने वाला पोटेंशियल बेटा 0.34 वोल्ट, और निकल आयन का निकल में रिड्यूस होने वाला पोटेंशियल है -0.25 वोल्ट, और जिंक आयन में रिड्यूस होने वाला पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी रिड्यूस होने वाली कैपेसिटी बता रहे हैं, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू दिस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, कॉपर डाई पॉजिटिव आयन की। तो इसलिए बताते हैं कि जो मेटल ऑक्सीडाइज होके आया था यहाँ पे सॉल्यूशन में, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी भी ले आया था यहाँ पे, अब कैथोड की तरफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बजाय मेटल खुद इजीली चला जाएगा, इट सेल्फ इट हैव द मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, तो ये लिविंग बिहाइंड द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इम्प्योरिटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
हो गई रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये थी इम्प्योर कॉपर की इम्प्योर, इसमें से कॉपर आयन की फॉर्म में यहाँ आया और रिड्यूस होकर यहाँ चला गया। तो होल ऑफ द कॉपर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फर्स्ट ऑक्सीडाइज कम्स इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड देन रिड्यूस्ड। ये थे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल एक्ट करता है एज एनोड, प्योर मेटल एक्ट करता है एज ए कैथोड, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर की रिफाइनिंग कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये मोर इम्पोर्टेंट, इनमें से अगर बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, जोन रिफाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोन रिफाइनिंग में वो इम्प्योर मेटल रोड सर्कुलर रोटेट करता रहेगा, इम्प्योरिटीज मेल्ट होती चली जाएंगी, पर जब मेटल सॉलिडिफाई होगा तो इम्प्योरिटी मोर सोल्यूबल मोल्टन स्टेट में, तो उसके पीछे मोल्टन स्टेट में आ जाएगी। जोन रिफाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज रिफाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल मेथड्स फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक मेटल्स। देखिए, फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, क्यूप्लेशन प्रोसेस, दैट प्रोसेस अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। बेटे सिल्वर की रिफाइनिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। अभी आप कहते हैं मैडम सिल्वर की रिफाइनिंग के लिए, तो मैंने अभी पता इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आप सिल्वर की रिफाइनिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो सिल्वर के लिए, पर ये सुनिए ध्यान से, क्यूप्लेशन कब अप्लाई करते हैं? क्यूप्लेशन स्पेशली अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इफ इट हैव लेड इम्प्योरिटी। ध्यान सुनने बात, अगर बेटा सिल्वर में लेड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से बेटर है क्यूप्लेशन। पूछ ले जाए कि विच प्रोसेस कैन बी अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यू कैन राइट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। Which process is applied for the refining of silver if it have the lead impurity? तो स्पेशली अगर lead impurity है तो बेटा कौन सा प्रेफरेंस देते हैं इस प्रोसेस को? एक बोर्ड शेप डिश होती है, उसमें सिल्वर डाल के, इम्प्योर सिल्वर डाल के हीट करते हैं, तो बेटा ये लेड ना ये इजीली रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड, दैट इजीली रिमूव इन द फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड, ये इस फॉर्म में निकल जाएगा एंड लिविंग बेड द प्योर सिल्वर, तो बड़ा इजीली हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। अगर लेड एज ए इम्प्योरिटी हो तो अप्लाई कर लेते हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर क्यूप्लेशन, ठीक है। सेम ऐसे ही रिफाइनिंग ऑफ लेड, उल्टा बिल्कुल रिवर्स है, रिफाइनिंग ऑफ लेड इफ सिल्वर एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट, अगर सिल्वर एज इम्प्योरिटी हो, अगर लेड में सिल्वर एज ए इम्प्योरिटी हो और उस सिल्वर को निकालना हो, बोलते हैं डी सिल्वराइजेशन। अगर डीसिल्वराइजेशन करना, सिल्वर को रिमूव करना हो, तो बेटा पार्क्स मेथड, स्पेशली पार्क्स मेथड इज अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ लेड। अब लेड की रिफाइनिंग के लिए तो आपको याद हो टिन लेड बिस्मथ के लिए मैंने लिक्वेशन बताया था, लिक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टिन लेड, तो लेड इज रिफाइंड बाय लिक्वेशन, यस। और अब स्पेशली देते जाए इफ लेड है सिल्वर एज इम्प्योरिटी, तो उसके लिए बेटा इस लिक्वेशन की बजाय किसको प्रेफर करते हैं? पार्क्स मेथड को। दोनों उल्टे हो गए एक दूसरे से। देखो, अगर सिल्वर में लेड एज इम्प्योरिटी है तो लेड को रिमूव करने के लिए क्यूप्लेशन, ठीक है, और अगर लेड में सिल्वर एज इम्प्योरिटी, सिल्वर को निकालना है तो फॉर द रिमूवल ऑफ सिल्वर पार्क्स मेथड, ओके। नेक्स्ट, पोलिंग प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड टिन, पोलिंग मेथड फॉर द रिफाइनिंग, ये अप्लाई किया जाता है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन की रिफाइनिंग के लिए। अभी फिर सुनो बात, बेटा कॉपर की रिफाइनिंग के लिए तो मैंने बताया था क्या अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉपर इज रिफाइंड बाय, योर आंसर बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक। अब बताते ये कब अप्लाई करते हैं। कॉपर इज रिफाइंड बाय द पोलिंग प्रोसेस इफ कॉपर हैव द इम्प्योरिटी एज कॉपर ऑक्साइड। अगर बेटा कॉपर में एज ए इम्प्योरिटी क्या बचा हुआ है, कुछ कॉपर ऑक्साइड, अगर ये कुछ बचा हुआ है तो इसको रिमूव करने के लिए पोलिंग प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें कि जो इम्प्योर कॉपर है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं विद ए होल ऑफ ग्रीन वुड, दैट हीटेड at a high temperature this impure metal is स्टिर करते हैं किससे, विद ए पोल ऑफ ग्रीन वुड। और बेटा हाई टेम्परेचर पे वो ग्रीन वुड रिलीज करता है हाइड्रोकार्बन मीथेन, और ये हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज,
खुद तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ CO2 और इन द फॉर्म ऑफ H2, लिविंग बिहाइंड प्योर कॉपर। क्यों प्योर कॉपर छोड़ देगा। कॉपर की रिफाइनिंग किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। बट स्पेशली कह दिया जाए, इफ कॉपर हैव द ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी देन दैट रिफाइंड बाय द पोलिंग प्रोसेस। इम्प्योर मेटल स्टिड विद ए पोल ऑफ ग्रीन वुड, वो ग्रीन वुड का पोल और रिलीज करेगा हाइड्रोकार्बन और वो इसको रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली टिन की रिफाइनिंग के लिए बेटा क्या होता है प्रोसेस? लिक्वेशन। टिन और लेड के लिए क्या अप्लाई करते हैं? लिक्वेशन। बट स्पेशली अगर लेड में सिल्वर एज इम्प्योरिटी हो तो पार्क्स मेथड अप्लाई कर लेते हैं, और स्पेशली ऐसी तरह टिन में अगर एज ए ऑक्साइड इम्प्योरिटी है तो लिक्वेशन से बेटर है कि दैट स्टिड विद ए पोल ऑफ ग्रीन वुड एट ए हाई टेम्परेचर, दैट विल क्या करेगा? इसको रिड्यूस। यहाँ से क्या आ जाएगा? टिन कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2, क्या मिल जाएगा अपने को? टिन। अगर एज ए ऑक्साइड इम्प्योरिटी है कॉपर और टिन में तो क्या अप्लाई करते हैं? पोलिंग प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं? इम्प्योर मेटल को स्टिर करते हैं विद ए पोल ऑफ ग्रीन वुड, वो हाइड्रोकार्बन इनको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्रोल्स प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। अब देखो टाइटेनियम की रिफाइनिंग के लिए तो आपको याद हो तो वेपर फेज रिफाइनिंग, वैन आर्कल्स प्रोसेस। टाइटेनियम रिफाइंड बाय वैन आर्कल, जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग वैन आर्कल से करते हैं। बट स्पेशल अगर टाइटेनियम में इम्प्योरिटी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, अगर ये इम्प्योरिटी है तो इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ हीट कर दो, मैग्नीशियम खुद को तो कर लेगा ऑक्सीडाइज और इसको क्या कर देगा? रिड्यूस। ये क्रोल्स प्रोसेस। ठीक है, तो लास्ट में जो 4 मेन बता दिए कौन कौन से, वो स्पेशल केस क्रोल प्रोसेस अप्लाई होगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के लिए। क्यूप्लेशन अप्लाई होगा अगर सिल्वर में लेड इम्प्योरिटी है, पार्क्स अप्लाई होगा अगर लेड में सिल्वर इम्प्योरिटी है, और पोलिंग अप्लाई होगा अगर कॉपर और टिन में इम्प्योरिटी कॉपर ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 10th वालों के लिए स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉयज ऑफ मेटल्स। वो बेटा मैं आपको एक चार्ट मतलब पेज पर लिख के भेजूंगी, वो सारे के सारे अलॉयज, इंपॉर्टेंट अलॉय, कॉपर के, टिन के, ये सारे इंपॉर्टेंट अलॉय आपको बहुत याद करने हैं। 10th वाली ध्यान से सुन लीजिए, मिनरल्स के फॉर्मूले और अलॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें थ्योरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिफाइनिंग और कंसंट्रेशन के, और बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक्स।